यदि कंपाउंड यानी यौगिक में, यदि कंपाउंड यानी यौगिक में एक से अधिक, यदि कंपाउंड यानी यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह, एक से अधिक क्रियात्मक समूह, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? यदि यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, तो प्रायोरिटी टेबल यानी वरीयता सारणी में, प्रायोरिटी टेबल यानी वरीयता सारणी में, वरीयता सारणी में पहले आने वाला क्रियात्मक समूह यानी पहले आने वाला फंक्शनल ग्रुप मुख्य फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है। तो पहले आने वाला क्रियात्मक समूह या पहले आने वाला फंक्शनल ग्रुप मुख्य फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है। लिख लिया? शेष बचे क्रियात्मक समूह, शेष बचे क्रियात्मक समूह किसकी तरह बिहेव करते हैं? प्रतिस्थापी की तरह। शेष बचे क्रियात्मक समूह सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी की तरह, प्रतिस्थापी की तरह बिहेव करते हैं या व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जिनका क्या लगाया जाएगा? पूर्वलग्न या अनुलग्न, प्रीफिक्स या सफिक्स? प्रीफिक्स। तो लिखो जिनका प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न लगाया जाता है। हो गया? जल्दी करो थोड़ा। जिनका प्रीफिक्स पूर्व लग्न लगाया जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो अगर कभी आपको ऐसा आ जाए कुछ, कल भी आपको ये एग्जांपल दिया था मैंने, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका यही है। ये वाला सोल्व कर लिया था ना आपने, इस तरह का कि कोई कंपाउंड है, इसकी हमको आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो अगर इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा मानना है आपको? मेन फंक्शनल ग्रुप वो मानना है जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आए, वरीयता सारणी में। तो वरीयता सारणी में, प्रायोरिटी टेबल में ये आता है ऊपर, वरीयता सारणी में, प्रायोरिटी टेबल में ये आता है ऊपर। और ये प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आएगा तो ये होगा मुख्य फंक्शन ग्रुप, मेन फंक्शन ग्रुप होगा। और मेन फंक्शन ग्रुप होगा तो इसका लगेगा सफिक्स, अनुलग्न यूज होगा। सफिक्स को बोलते हैं अनुलग्न। ठीक है। और बाकी जो बचेंगे वो एज ए प्रतिस्थापी काम में आएंगे, सब्स्टिट्यूट की तरह काम आएंगे। और इनका लगेगा क्या? पूर्व लग्न। ठीक है। ये लाइन है जो भी आपने लिखी है कि एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, आपको केवल ये देखना है प्रायोरिटी टेबल में ऊपर कौन है। जो ऊपर रहेगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, उसका आपको सफिक्स या अनुलग्न लगाना है। और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप बच गए उनका आपको पूर्व लग्न लगाना है। ठीक है। तो इसका नाम लिख ही लिया था आप लोगों ने? लिखा था क्या? नहीं लिखा था? ठीक है। तो इसको लिखो एग्जाम्पल को।
चेन सेलेक्ट करो, सारी बातें बताओ। आराम से सोच के बोलो वापस। अच्छा, एक बालक पूछ रहा है हेडिंग क्या चल रही है? हेडिंग क्या चल रही है भाई? आईयूपीएससी चल रही है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएससी की मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होंगे तो आपको आईयूपीएससी कैसे यूज करनी है। वेरी गुड। क्या बताया था नाम वापस बोलो? वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मैं आपको टेबल लिखा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ऊपर कौन आ रहा है और नीचे कौन आ रहा है। तो मुझे बताओ इसमें नंबरिंग किधर से होनी है? राइट साइड से। 1 2 3 4, ये नंबरिंग हो गई। और ये नंबरिंग हो गई तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। तो इसका तो आपको क्या लगाना है? सफिक्स लगाना है। तो इसका सफिक्स क्या होता है? लास्ट में लगता है इसके ओइक एसिड। ठीक है, और इसका अब आपको क्या लगाना पड़ेगा? पूर्वलग्न। इसका पूर्वलग्न होता है हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो यूज नाम लिखते समय वही सिस्टम करना है जो आपको लिखा है। याद है क्या मैंने बोला था कि सबसे पहले क्या आता है नाम लिखते समय? 2 डिग्री प्रीफिक्स। वो सीक्वेंस दिखा दी ना, याद है क्या? सबसे पहले आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, लिखाया हुआ है हिंदी में भी, मतलब द्वितीयक पूर्व लग्न। उसके बाद आएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। उसके बाद आता है रूट वर्ड या वर्ड रूट, कुछ भी बोल देते हैं, रूट वर्ड। उसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। और फिर आता है 2 डिग्री सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न। बात समझ में आ गई क्या? फिर ये बताया था कि 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आते हैं? सारे सब्स्टिट्यूट आते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कोई प्रतिस्थापी है क्या? ये रहा। तो इसका क्या लगाएंगे? पूर्वलग्न। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी कितने पे? 3 पे, 3 हाइड्रोक्सी। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होता है? साइक्लो कंपाउंड तो है ही नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर रूट वर्ड में क्या आता है? नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है? कितने हैं? 4 के लिए ब्यूट। अच्छा, फिर 1 डिग्री सफिक्स कौन कौन से थे? एन, इन, आइन। ठीक है, तो ये सब सिंगल बॉन्ड है। क्या क्या लगेगा? एन। ठीक है, ब्यूटेन। फिर 2 डिग्री सफिक्स। अब मेन मुख्य अनुलग्न आएगा इसका। क्या होता है? ओइक एसिड। कितने पे लग रहा है? 1 पे। तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। इसको ब्यूटेनोइक एसिड भी बोल सकते हो क्योंकि आपको पता ही है एसिड तो 1 नंबर पे ही आएगा। ठीक है, अब वहां पे एक रूल लग जाएगा। क्या रूल था? कि 2 कंटिन्यू वोवेल एक साथ नहीं आ सकते, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। तो आप इसको सही तरीके से अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग फाइनली? थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। समझ आ गई क्या? कर लोगे और क्वेश्चंस? चलो लिखो तो फिर, पर पहले उससे पहले प्रायोरिटी टेबल बनाते हैं अपन। हो गया? ये करो पहले, इसको तो छोड़ो, ये करो पहले। कितनी लगी? लगाओ।
था मैंने, चलो क्या तो कोई दूसरी वाली लगाओ जो बोली थी, ये तो कर लूँगा मैं। ठीक है, तो जो प्रायोरिटी टेबल है ना, हेडिंग लगाओ प्रायोरिटी टेबल, प्रायोरिटी टेबल, वरीयता सारणी। देखो अभी इधर इनका मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं और उसका प्रीफिक्स कौन सा लगाएगा और उसका सफिक्स कौन सा लगेगा। जैसे सबसे ऊपर आता है टेबल के अंदर क्या, COOH। COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको, अच्छा इस ब्रैकेट का मतलब ध्यान रखना है कि चेन में इसको क्या किया है, काउंट किया है। और वैसे भी हमने को पता है अगर कहीं चेन के अंदर COOH है तो उसको तो काउंट करना जरूरी है, क्योंकि वो तो मेन फंक्शन ग्रुप है हमारा, तो उसको तो आपको काउंट करना जरूरी है। तो ये जब चेन के अंदर काउंट हो जाएगा तो ये तो मेन फंक्शन ग्रुप बन जाएगा, और मेन बन जाएगा तो इसका क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा। तो इसका क्या होता है, सफिक्स। पता है ओइक एसिड, तो सर इसका प्रीफिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए है ही नहीं, क्योंकि ये तो किसकी तरह काउंट होगा वहां पे। अब अगर किसी कारण से इसको आप चेन में काउंट नहीं करते, वो केस में बताऊंगा कब नहीं करते, तो अगर इसको चेन में काउंट नहीं करते तो इसका प्रीफिक्स लगता है क्या, कार्बोक्सी, और सफिक्स लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई क्या? ठीक, क्लियर। तो ये तो आपको देखो याद ही रखने पड़ेंगे कि जब इसको काउंट नहीं करेंगे तो प्रीफिक्स कार्बोक्सी है और सफिक्स जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पूर्वलग्नीय है, अनुलग्नीय है। फिर ऐसे सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है कौन आता है, SO3H, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स पूर्वलग्न होता है सल्फो, और अगर इसका मेन फंक्शन ग्रुप की तरह यूज किया जाएगा तो इसका पीछे लगेगा सल्फोनिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक, फिर इसको बोलते हैं कौन सा ग्रुप, एनहाइड्राइड ग्रुप। एनहाइड्राइड जो होगा वो पूर्वलग्न की तरह कभी काउंट नहीं किया था, क्योंकि इसका कोई पूर्वलग्न नहीं होता, इसका लगता है अनुलग्न, जो होता है क्या, ओइक एनहाइड्राइड। तो नाम के पीछे ओइक एनहाइड्राइड लगेगा, मैथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, इस तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आता है कौन सा ग्रुप, एस्टर। तो जब एस्टर ग्रुप की बात करते हैं और एस्टर के कार्बन को आपने क्या कर रखा है, चेन में काउंट, तो चेन में जब काउंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है तो मेन फंक्शन ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो इसका क्या लगेगा, केवल सफिक्स लगेगा, एल्किल ओएट, एल्किल एल्केनोएट। ठीक है, इस तरह से। तो पूर्वलग्न उस टाइम होता ही नहीं है इसका। पर जब इसको चेन में काउंट नहीं किया जाता, चेन में काउंट नहीं किया जाता तो ये जो प्रतिष्ठा भी काउंट होगा ये बहुत बार, तो फिर वहां पे इसको यूज करना है एल्कोक्सी कार्बोनिल, और सफिक्स अनुलग्न लगता है एल्किल कार्बोक्सिलेट। इनके अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, बट पहले आपको ये याद होना चाहिए कि इसका पूर्वलग्न क्या है और अनुलग्न क्या है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है COX, एसिड हेलाइड। तो एसिड हेलाइड अगर मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ तो इसका लगेगा क्या, सफिक्स, तो पूर्वलग्न होगा ही नहीं यहाँ पे इस समय, तो इसका होता है ऑयल हेलाइड। ठीक है, अब Cl है तो ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, Br है तो ऑयल ब्रोमाइड हो जाएगा। और अगर इसको चेन में काउंट नहीं किया जा रहा तो इसका प्रीफिक्स पूर्वलग्न होता है हेलोफार्मिल और अनुलग्न होता है कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक, या कार्बोनाइल हेलाइड। फिर 6 नंबर पे आएगा एमाइड। अब एमाइड को अगर चेन में काउंट किया तो ये मेन फंक्शन ग्रुप होगा उस समय, तो इसका पूर्वलग्न लगेगा नहीं, क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा, जो क्या होता है, एमाइड होता है। और अगर इसको चेन में काउंट नहीं कर रहे तो फिर इसका पूर्वलग्न लगेगा, जिसको बोलते हैं कार्बोमोइल, कार्बेमोइल। ठीक है, और कार्बोक्सेमाइड। फिर CN, साइनाइड। साइनाइड को अगर मेन फंक्शनल ग्रुप के अंदर काउंट किया या चेन के अंदर काउंट किया तो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो इसका पीछे क्या लगेगा, नाइट्राइल लगेगा। ठीक है भाई, तो पूर्वलग्न तो उस टाइम में होगा नहीं, पूर्वलग्न तब लगेगा जब इसको चेन में काउंट नहीं करेंगे, तो उस समय क्या लगाएंगे, साइनो, और अनुलग्न उस समय होता है क्या, कार्बोक्सी नाइट्राइल। बात समझ में आ गई क्या? ठीक,
ऐसे ही लास्ट 8 नंबर पे आता है एनसी। एनसी होता है आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड चेन में काउंट हो सकता है क्या? चेन में तो काउंट हो ही नहीं पाएगा बेचारा ये, क्योंकि चेन तो ऐसे रहेगी। तो नंबरिंग 10 में कहां से स्टार्ट करें? यहां से कर दें क्या? नहीं कर सकते, बीच में एन आ गया, यहां से स्टार्ट होगी तो ये चेन में काउंट होगा ही नहीं। तो इसका तो फिर उसी तरह आएगा पूर्व लग्न भी और अनुलग्न भी। तो पूर्व लग्न क्या होता है इसका? आइसोसाइनो या कार्बिल एमिनो, ठीक है। और उसके नाम के पीछे क्या लगाते हैं अपन? आइसोनाइट्राइल या कार्बिल एमिनो, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है आपको, ठीक। फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कार्बन काउंट होगा चेन में, तो ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो इसको पीछे लगाएंगे क्या? एल। और अगर इसको काउंट नहीं करेंगे तो फॉर्मिल या कार्बेल्डिहाइड यूज करते हैं, ठीक है, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। फिर ऐसे ही कीटोन का अगर कार्बन काउंट होता है तो हम लोग यूज करेंगे कीटो या ऑक्सो, और अनुलग्न होगा इसका ओन। एल्कोहल के लिए बता ही दिया, पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी और अनुलग्न क्या लगाते हैं? ओल। थायो एल्कोहल के लिए मर्केप्टो या थायोल, और अमीन के लिए अमीनो और अमीन, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, तो इसको बना लो एक बार, फिर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ में आएगी चीजें। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? ठीक है, सल्फोनिक ही है वो, ठीक है, सल्फोनिक। लिख लिया? ये लिख लो, लिख लो। एक बालक पूछ रहा है हेलाइड फंक्शनल ग्रुप होंगे क्या?
हेलाइड कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। हेलाइड जब भी आएंगे वो एज ए सब्स्टिट्यूट काउंट किए जाएंगे। 2-3 है, अभी मैं नाम लिखाऊंगा आपको कि हेलोजन हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, ओ आर हो गया, लिख लिया अब तो। चलो, तो 3 तक ये, 4th नंबर पे 5th 6th 7th। जो इसमें एल्किल लिखा जाता है, एल्किल या एल्क वर्ड जो आता है वो नंबर ऑफ कार्बन के लिए आता है, ठीक है। अभी अपन एस्टर की भी नेमिंग देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ईथर मेन फंक्शनल ग्रुप में कभी काउंट नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं लिखा है ना इसमें अपन ने कहीं, मेन होता भी नहीं है। ये नोट में लिखाऊंगा आगे आपको। ईथर हो गया, हेलोजन हो गया, NH2 हो गया, NH2 क्या, सॉरी NO2, कर लिया ये कॉपी। लिख लिया भाई।
ईथर की नेमिंग भी पढ़ेंगे भाई, टेंशन मत लो, घबराओ मत, सारी चीज़ें आ जाएगी। एक बालक टेंशन में आ रहा है सर ईथर की नेमिंग भी बताओगे ना, अब बताएंगे भाई, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बस आपका काम मेन ये है कि ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये याद ही नहीं होंगे तो फिर बेकार है सारा मामला। ये याद ही करने पड़ेंगे कि इसका पूर्वलग्न ये है, इसका अनुलग्न ये है। अब मुद्दा ये, इसको याद कैसे करोगे, तरीका पता है क्या, कैसे करोगे? इसका सबसे बेस्ट तरीका है ये कागज़ पे लिखना और जहाँ बैठ के पढ़ते हो वहाँ चिपका देना सामने। दिन भर देखोगे इसको 2-4 बार, तो धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। क्योंकि किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो बार बार याद आती ना, तो इसके साथ भी ऐसा ही होता है, इसको बार बार देखोगे तो ये बार बार याद आएगी आपको। और वैसे 2-3, और आपको एग्जैक्ट ऐसे याद भी नहीं हो ना, तो भी आपको हल्का सा आइडिया अगर ये भी है कि ऊपर कौन आता है नीचे कौन है, तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपके, क्योंकि वहाँ तो 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे आपके पास। आप अगर भूल भी जाओ तब भी आपको तो केवल हल्का सा आइडिया चाहिए कि यार सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसके बाद सल्फोनिक था, उसके बाद एनहाइड्राइड था, उसके बाद एस्टर था, ठीक है, तो आपको याद होएगी धीरे धीरे। कर ले कॉपी। मरकेप्टो को लिखूं, MERCAPTO, MERCAPTO। क्योंकि अगर आपको वहां पे हल्का सा भूल भी जाते हो तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, कन्फ्यूजन यही होगा कि पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, याद नहीं हुआ तो वहां पे पहले वाले से भी ऑप्शन लिखा होगा, दूसरे वाले से भी ऑप्शन लिखा होगा, बस आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए पहले ये है तो उसके अकॉर्डिंग आप 4 ऑप्शन में से टिक करना। अभी अपन एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ में आएगी, देखो क्या क्या पूछी गई है। लिख लिया ये, जल्दी लिखो थोड़ा सा। कर लिया कॉपी? चलो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ईथर की देख लेते हैं, क्योंकि ईथर तो इसमें है नहीं, ठीक है, तो ईथर की नेमिंग कैसे करनी है, इनकी तो अभी अपन करेंगे तो हो ही जाएगी आपसे। ईथर नहीं है, ईथर की नेमिंग कैसे करनी है वो सीख लो। हाँ हटाएं इसको, हाँ अभी करेंगे ना, टेंशन, अभी एग्जाम्पल करा।
कीटो या ऑक्सो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। अच्छा ये, हाँ जो क्या दिक्कत हो गई, ये कब लगाएंगे ऐसा, टेंशन मतलब बताते हैं अभी। ये कुछ 2-3 ग्रुप ऐसे हैं, जैसे एल्डिहाइड हो गया, तो ये ग्रुप ऐसा है कि इसको हम लोग बहुत बार काउंट करते भी और बहुत बार नहीं भी करते भी। एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 5-7 मिनट वेट करो, ईथर की नेमिंग कर लें पहले एक बार, फिर इनकी मिक्स नेमिंग कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कब यूज करना है। आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा कि सर जब इसको ऐड कर रहे हैं तो इसका तो ओनली सफिक्स ही आना चाहिए था, प्रीफिक्स कब यूज करेंगे यही पूछना चाह रहे हो ना, अभी बताते हैं। इसको हटा दे। चलिए सबसे पहले ईथर की नेमिंग देख लो, क्योंकि ईथर इसके अंदर है नहीं, पर ईथर का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ईथर कैसे सोल्व करना है। सबसे पहली बात, ईथर का फंक्शनल ग्रुप लिखते किससे, ऐसे लिखते हैं क्या कि ईथर ऐसे खड़ा है, दोनों हाथ फैला करके इधर से आके जुड़ जाओ, इधर से भी जुड़ जाओ, इधर से भी जुड़ जाओ। यार ऐसी कितनी वैलेंसी फ्री है ऑक्सीजन की, 2। तो इधर क्या जुड़ेगा R, इधर भी क्या जुड़ेगा R। तो अब दोनों तरफ R, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं तो सर ये दोनों तरफ जुड़ने वाले ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक तरफ मिथाइल जुड़ गया तो दूसरी तरफ इथाइल जुड़ जाए, या हो सकता है एक तरफ मिथाइल है तो दूसरी तरफ भी मिथाइल है। तो इस बेस पे ईथर कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के। कौन कौन से, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। कि सर ये O है और ये भी क्या है O, तो इधर O में लग गया कोई दूसरा ग्रुप O डैश। पहले तो समान ही कर देते हैं कि अगर ये दोनों क्या हो, सेम हो, और अगर ये दोनों अलग अलग हो, ठीक है। तो दोनों जुड़ने वाले ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों जुड़ने वाले ग्रुप अलग भी हो सकते हैं। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो इसको कहा जाता है कौन सा ईथर, सिमेट्रिक ईथर। हिंदी में बोलते हैं सममित ईथर। और ये अलग अलग है तो अनसिमेट्रिक। हिंदी में क्या बोलोगे, असम्मित ईथर। अब सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, ईथर का आईयूपी से नाम जो करना है आपको किस बेस पे करना है, एल्कोक्सी एल्केन। तो इसका नाम आएगा एल्कोक्सी एल्केन के आधार पे। अब ये क्या चीज है तो इसको भी समझते हैं। तो ईथर का जब भी नामकरण करना है आपको क्या यूज करना है, एल्कोक्सी और एल्केन, मतलब 2 नाम के रूप में, 2 पद के रूप में इसका नाम होगा। जैसे आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो ना बाइनोमियल थ्योरम, द्विनामपत्ति क्या होती है, पहला स्टेप या पहला पद किसके लिए, जीनस वंश का, दूसरा जाति का। सेम चीज ईथर में भी आपको 2 वर्ड्स के रूप में इसका नामकरण करना है। 100% है, एक वर्ड आएगा एल्कोक्सी, दूसरा आएगा एल्केन। अब कैसे करना है वो समझो। जैसे अगर आपके पास है ROR, पहले सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक ईथर की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक ईथर होगा आपका ROR। तो ये CH3OCH3, इससे पहले कोई बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, पहला मेंबर ही यही बन सकता है, ठीक है। तो नाम हमें ये तो पता है कि इसका नाम करना तो किस फॉर्मूले से है, एल्कोक्सी एल्केन से, एल्कोक्सी एल्केन। तो अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो देखो आपको एक वर्ड नजर आएगा कि इसके अंदर जुड़ा हुआ है ऑक्सी। तो सबसे पहले अगर ईथर को आपको नाम देना है IUPAC तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक। अब इसको ब्रेक आप ऐसे भी कर सकते थे या ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। अब ऐसे करोगे तो कोई डिफरेंस आया क्या, कोई डिफरेंस नहीं आया। क्यों, इसमें भी एक बार CH3 के साथ O है, इधर भी एक बार CH3 के साथ O है, इधर भी अकेला CH3 है, इधर भी अकेला CH3 है। तो सर सम्मित ईथर में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। कैसे भी ब्रेक करोगे तो सर जिसके साथ ऑक्सीजन जाएगा
वो तो क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी वाला पार्ट बन जाएगा। और जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं है वो ओनली क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। नाम से समझ में ना, ऑक्सी मतलब जिसके साथ क्या हो, ऑक्सीजन हो, और जिसके साथ कुछ भी नहीं हो तो वो एल्केन है। तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग एल्कोक्सी। तो एल्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, एक, एक के लिए मेथ, पीछे लग गया क्या, ऑक्सी, इसका काम हो गया बचाइए। तो इसके लिए एल्केन लिखना है, एल्क मतलब कितने कार्बन, एक, एक के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है क्या, क्या बन गया, आया क्या बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से। ध्यान ये होना चाहिए कि एल्केन का नामकरण किस फॉर्मूले से होता है, एल्कोक्सी एल्केन। जिसके साथ ऑक्सीजन जाएगा वो पार्ट कौन सा होगा, एल्कोक्सी होगा, जिसके साथ नहीं जाएगा वो पार्ट होगा एल्केन। तो उसका नामकरण क्या होगा, सेम ये वाला क्या हो गया एल्कोक्सी, और ये वाला क्या हो गया, पहले कौन सा लिखेंगे, एल्कोक्सी, तो क्या बन गया ये मिथोक्सी, और ये क्या बन गया एल्केन मतलब मीथेन। एक ही नाम आया क्या, तो सर एक ही बात है, आपको सम्मित ईथर के अंदर तो कोई झंझट ही नहीं आएगा, कहीं से भी तोड़ दो नाम एक ही होगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कर लोगे आप, C2H5 O CH2 CH3, सम्मित ईथर है असम्मित, सम्मित ही है, कैसे पता पड़ा, अलग अलग तो है ग्रुप, एक ही है क्या, तो एक ही बात है, दोनों C2H5 ही है, तो किसी से भी तोड़ दो, दोनों में एक के साथ ऑक्सीजन जाएगा दूसरे साथ नहीं जाएगा, जिसके साथ ऑक्सीजन जाएगा उसका नाम एथोक्सी एथेन। वेरी गुड, समझ आ गई क्या बात, सम्मित में तो कोई दिक्कत, चलो पहले इतना लिख लें, एथोक्सी एथेन लिखो इसको। बालक कह रहा सर ये तो 11th में था सर, तो 11th में था तभी तो पढ़ रहे हो तुम लोग, हम लोग को पढ़ना क्या, 11th और 12th की तो बातें पढ़नी है। कर लिया कॉपी, नेक्स्ट स्लाइड लिख लो इसको। और एक बात ध्यान रखना, अगर आईयूपीएसी नाम दो कंपाउंड का सेम है तो वो कंपाउंड भी सेम ही होंगे, एक ही होंगे। मतलब अगर आपने गलती से दो लिख दिए, पहला और दूसरा दो लिख दिए, तो आपको समझना है कि दोनों का नाम सेम आ रहा है, मतलब एक ही चीज है वो। लिख लिया,
लिख लिया भाई, कितनी देर लिखोगे? एक ही बार लिखना है, 2 बार तो नहीं लिख रहे हो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? चलो अनसिमेट्री की बात करते हैं। असममित ईथर में आपको क्या करना है? अनसिमेट्रिक होगा तो ये आर ओ आर डैश होगा, दोनों अलग अलग होंगे। अब दोनों अलग अलग होंगे तो एक एग्जांपल ले लिया आपने, CH3, सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, CH3O C2H5, ठीक है। अब ये असिमेट्रिक है। अब अनसिमेट्रिक है तो नाम तो तरीका वही है, नाम तो आईयूपीएसी क्या आना है इसका? एल्कोक्सी एल्केन ही आना है। अब एल्कोक्सी एल्केन के आधार पे इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो एल्कोक्सी मतलब एक के साथ क्या जाएगा? ऑक्सीजन, किसी के साथ ऑक्सीजन जाएगा। वहां तो किसी के साथ भी ऑक्सीजन भेज देते थे हम। अब यहां पर लेकिन अगर एक बार आपने इसके साथ ऑक्सीजन भेजा और एक बार आपने ऑक्सीजन किसके साथ भेजा? इसके साथ भेजा, तो दोनों का तो नाम अलग अलग आने वाला है, क्योंकि यहां पे तो आप लिख रहे हो इसको मेथॉक्सी एथेन और यहां लिखोगे एथोक्सी मेथेन। नाम तो सर आईयूपीएसी एक ही सही होता है, कोई सा भी, या तो एथोक्सी मेथेन होगा या मेथोक्सी एथेन होगा। यहां गड़बड़ होगी कि अब यहां पर कौन सा वाला सही है। तो ध्यान रखना कि ये ऑक्सी जो है ये किसके साथ जाएगा, अगर वो आपने सही जगह लिखा है तो नाम आपका सही आएगा। अब मुद्दा ये कि सर हमें कैसे मालूम पड़े कि यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? तो सबसे बेस्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, आज के बाद कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि गलती यहीं पे होती है। बस हमको यही पता होना जरूरी है कि कौन सा सही है, ऑक्सीजन किसके साथ जाना है, इधर के साथ या इधर के साथ, ये वाला या ये वाला। अगर ब्रेक करना सही आ गया तो नाम अपने आप आ जाएगा आपका। तो सिंपल सी ट्रिक आप ऐसे याद रखो कि ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। आपको समझने के लिए ट्रिक बता देता हूँ कि ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसको आप क्या मान लो? टॉय। टॉय का मतलब खिलौना, ये खिलौना है। अब खिलौने को दोनों भाई खींच रहे हैं, ये कौन सा भाई है? छोटा है बड़ा? छोटा। और ये कौन सा भाई है? बड़ा भाई है। अब दोनों खींचे जा रहे हैं, अब दोनों लड़ रहे हैं। अब मम्मी आएगी तो खिलौना किसको देगी? बस यही ट्रिक आपको याद रखनी है, खिलौना हमेशा किसके साथ जाना है? छोटे के साथ। अब छोटे के साथ आप इसको तोड़ देना हमेशा ऑक्सीजन को, मतलब आपका ये क्या है? गलत है। बस जिसके साथ ऑक्सीजन गया वो कौन सा बन गया? एल्कोक्सी। नाम क्या है इसका? मेथोक्सी एथेन। क्लियर है क्या? तो ये इसका बिल्कुल सही नाम है। तो बस सारा खेल इसमें यही है कि आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा। जिसके साथ ऑक्सीजन जाएगा वो बन जाएगा एल्कोक्सी, और जो बचा रह गया वो बन जाएगा क्या? एल्केन। समझ आई क्या? वेरी गुड। बोलोगे तो नहीं? ठीक है। लिख लिया? एक क्वेश्चन करोगे? चलो करो जरा। जल्दी से नाम लिखो इसका।
लिख लिया। ऑक्सीजन तोड़ना है किसके साथ? छोटे ग्रुप के साथ। छोटे के साथ चला गया ऑक्सीजन, छोटे के साथ ऑक्सीजन चला गया, तो ये क्या बन गया? 2 कार्बन वाला एथॉक्सी। एथॉक्सी, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे भी देख सकते हो आप, ये एथॉक्सी हो गया, तो अब बचा कौन सा? बड़ा वाला ये। तो मेन चेन अब ये बनी आपकी। अब अगर इसमें नंबरिंग करना चाहें तो हम किधर से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि आईयूपी से तो नंबरिंग तो हो सकती है इसमें। किधर से? लेफ्ट से, राइट से? लेफ्ट से। क्यों? जिधर से ईथर पास में है। 1 2 3, तो आप क्या लिख सकते हो? और 1 2 3, या तो सीधा आप क्या लिख दो इसको? प्रोपेन लिख दो, इथॉक्सी प्रोपेन। या फिर 1 पे क्या जुड़ रहा है? इथॉक्सी 1, इथॉक्सी प्रोपेन। पर 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 पे ही जुड़ेगा यहाँ पे, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन भी सही है, और नहीं तो क्या सही है? इथॉक्सी प्रोपेन भी सही है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, एक और करोगे एग्जाम्पल? चलो देखते हैं कितना फास्ट आंसर आता है आप लोगों का। ये लिख लिया? इसका जो आंसर निकालेगा वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है क्लास में। करो। और इथॉक्सी हाइड्रोप्रोपेन, आइसोप्रोपेन, वेरी गुड नालायक। आईयूपी से नाम में आईयूपी मेन चेन के अंदर आइसो नहीं लगाते, 1 2 3 करके लगाते हैं। आइसो नियो कब लगा रहे हैं? जब प्रतिस्थापी का नाम लिखना हो आपको। 1 मेथिल एथेन, बिल्कुल गलत है नालायक। एक ही जने ने सही आंसर दिया अभी तक। आया क्या आंसर? हाँ, तुम्हारा कितना आएगा? 1 एथॉक्सी, सारा गुड़ गबर कर दिया पढ़ाया लिखा है। कहां से ब्रेक करोगे? यहीं से करोगे क्या? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करना, 1 2। रूल भूल गए क्या? पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, लॉन्गेस्ट चेन को नहीं सेलेक्ट करोगे, तो 1 मिथाइल क्यों कर रहे हो? लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। तो इसलिए मैंने आपको नंबरिंग बताई कि नंबरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अब यहां पर कितने पे आ रहा है? ये 2 पे आ रहा है। तो इतनी देर तो 1 लिखते नहीं, तब भी चल रहा था 1 इथॉक्सी, ठीक है, लेकिन अब यहां पे कितने पे आया? ये 2 पे। तो अब लिखना पड़ेगा आपको क्या? 2 इथॉक्सी, और आगे प्रोपेन। कितने जनों के ईमानदारी से यही आया था? 2-4 जनों के, वेरी गुड। सबके आना चाहिए। समझ आ गई बात? वो रूल मत बोलो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट बन रही है तो लॉन्गेस्ट लेंगे अपन, यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बालक कह रहा था कि सर डबल बॉन्ड भी आ जाए तो क्या करना है? डबल भी आ जाए तो कर लो, कौन सी दिक्कत है? देखो इधर, ये कर लिया, ये ले लिया आपने, ये लो, नामकरण कर लोगे इसका? करो जरा, कॉपी में लिखना इस बार सही से। वेरी गुड। जिन जिन का भी सही आया है ऑनलाइन बालकों का, वेरी गुड। बस अब आ गई ना समझ में? लिख लिया? वही ब्रेक कर दो पहले, तो यहां से ब्रेक होगा, चेन में नंबरिंग डाल दो, 1 2, इधर से 2 पे इधर आ रहा है, 1 2, इधर से भी 2 पे आ रहा है। किधर से करें? अब जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में होगा या जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास होगा, तो मल्टीपल बॉन्ड किधर से पास में? इधर। तो क्या हो गया? 3 पे, 2 पे नहीं, 2 पे मिथॉक्सी, प्रोप,
1 इन लगाओ चाहे 1 मत लगाओ, एक ही बात है कि प्रोपीन में तो 1 पे ही रहेगी हमेशा, प्रोप 2 इन कभी भी नहीं बन सकती। तो प्रोप 1 इन भी सही है पर ज्यादा सही प्रोपीन है। क्लियर? तो आई थिंक इधर की तो कर लेंगे। नहीं, ईथर को कभी भी मेन चेन में तो काउंट करते नहीं है क्योंकि ये मेन फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, तो ये फंक्शन ग्रुप होगा ही नहीं, फंक्शन ग्रुप का काम खत्म। तो उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की बात आई, तो जहां मल्टीपल बॉन्ड लगाया वो मेन चेन हो जाएगी आपकी। समझ में आ गई बात? ईथर को कभी भी मेन फंक्शन ग्रुप में काउंट नहीं किया जाता। नंबरिंग भी फिर आप उधर से ही करोगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में होगा। ठीक है, हालांकि इतनी डिटेल है नहीं आपके, ये तो अपनी नॉलेज के लिए अपन पूछ रहे हैं। आपको तो इतना पता है तो 100% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगर ईथर साइक्लिक हो, इन साइक्लिक ईथर, इन साइक्लिक ईथर, लिखो हेडिंग साइक्लिक ईथर हो तो चक्रीय ईथर में नामकरण। लिख दिया? तो साइक्लिक कंपाउंड का ईथर का नामकरण होता है इपोक्सी एल्केन। क्या होगा? इपोक्सी एल्केन। इपोक्सी मतलब ऑक्सीजन किस किस पर है, तो इधर देखो ऑक्सीजन 1 और 2 पर है क्या, तो 1 और 2 पे इपोक्सी है, तो 1 2 इपोक्सी। और एल्केन कितना है इसमें, कितने कार्बन का, 2, क्या बन जाएगा 1 2 इपोक्सी इथेन। क्लियर है? लिख लो 1 2 इपोक्सी इथेन। तो अगर ये लिख लोगे तो फिर आप लोग एक होमवर्क करके लिए आओगे, ये वाला हाइड्रोजन जोड़ लोगे और सोल्व कर लोगे, तो ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आ रही सारी बातें? कल हम लोग उनकी मिक्स करके सोल्व करेंगे कि एल्डिहाइड को कब करेंगे, एसिड को कब करेंगे, सारी बातें करेंगे। ओके भाई, थैंक यू। केमिस्ट्री से समझ में आ रही है? वेरी गुड।